स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे और जो सवाल आपको बताए गए थे उसको हल कर लिया होगा। कोई समस्या होगी तो मैसेज जरूर करेंगे, हम उसको पूरा हल करके बता देंगे। तो आज हमने आपसे वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि आज हम लोग नए चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे और वो नया चैप्टर है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण इसे अंग्रेजी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग इसके बारे में समझेंगे, जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने बहुपद के बारे में काफी चर्चा की, उसके बारे में बहुत कुछ सीखा और हमने ये भी आपको वहां पर बताया था कि इन सारी बातों का बहुत ज्यादा उपयोग होने वाला है द्विघात समीकरण में। जो उसके मूल शून्य बताए गए थे वो जो है उन सब का इस्तेमाल होगा यहाँ पर, उनके बारे में चर्चा होगी यहाँ पर, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि द्विघात समीकरण है क्या। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, अगर व्यवहारिकता में कहा जाए, अगर मैं आपसे पूछूं कि द्विघात बहुपद का मानक रूप बताइए तो आप क्या बताओगे? द्विघात बहुपद का जो मानक रूप है वो ax² + bx + c। या आप ऐसे भी बोलते हो कि ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की सबसे बड़ी घात 2 हो, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की सबसे बड़ी घात क्या हो? 2 हो, तो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, यदि किसी द्विघात बहुपद कोई है और उसको हम शून्य के इक्वल करें तो हमें द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बात समझ आएगी नहीं आगे? यानी किसी द्विघात बहुपद को यदि हम शून्य के बराबर कर देते हैं तो क्या प्राप्त होता है? द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाता है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? या ऐसे भी हम बोल सकते हैं, इतनी बात तो हो गई एक सामान्य भाषा में, लेकिन हम ऐसे ही बात कर सकते हैं कि ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की घात 2, ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की घात क्या हो? 2 हो, उसे द्विघात समीकरण। 2 से अधिक नहीं होना चाहिए, 2 से कम भी नहीं होना चाहिए। तो 2 से कम का मतलब क्या है? मतलब जैसे हमने लिखे कि x² + x + 2 = 0 जैसे हमने, तो इसमें चर राशि की सबसे बड़ी घात क्या है? 2 होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए और ना 2 से ज्यादा होनी चाहिए। तो ये क्या है? अब से यहां x से घात 1 दिया गया तो आप तो कहोगे कि यहां तो सर एक आ गया, 2 से कम हो गया। जी हाँ, 2 से कम है, लेकिन सबसे बड़ी घात कितनी है? 2। तो ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की सबसे बड़ी घात कितनी हो? 2, ना 2 से ज्यादा नहीं होगा, तो उसे द्विघात समीकरण कह सकते हैं। तो ये थोड़ा सा पेचीदा है, सीधी बात आपको जानना है कि द्विघात बहुपद अगर शून्य के बराबर करेंगे तो द्विघात समीकरण। या ऐसे भी समझ सकते हैं व्यवहारिक भाषा में कि अगर कोई समीकरण दिया हुआ है और उसमें चर राशि की जो सबसे बड़ी घात है वो 2 से 2 घात वाला एक पद उसमें होना ही चाहिए। उसके साथ भले एक घात वाला भी पद हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन 2 घात वाला एक पद अवश्य होना चाहिए, तो द्विघात समीकरण। मेरी बात को फिर से बहुत ध्यान से समझिए, बात कंफ्यूजन को दूर कर देना चाह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं
कि कोई भी समीकरण दिया हुआ है उसमें कम से कम एक पद ऐसा होना चाहिए इसमें चर राशि की घात 2 हो। दूसरी बात आपको ये भी ध्यान देना है कि जो भी समीकरण हो उसमें चर राशि की जो सबसे बड़ी घात हो वो 2 ही होना चाहिए। 2 बातें। पहली बात, कम से कम एक पद ऐसा हो, कम से कम एक पद ऐसा हो जिसमें चर राशि की सबसे बड़ी घात 2। क्लियर? और दूसरी बात, उस समीकरण का भी जो सबसे बड़ी उस समीकरण में चर राशि की सबसे बड़ी घात कितनी हो? 2। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? ठीक, यानी घात 2 वाली का एक कम से कम एक पद होना चाहिए और घात 2 का कम से कम एक पद होना चाहिए और उस समीकरण में चर राशि की जो सबसे बड़ी घात होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। जैसे अभी और क्लियर हो जाए, जैसे हमने लिख दिया x³ + x² + 7 = 0 और मैं आपसे पूछूं कि क्या ये द्विघात समीकरण है, तो हमने कहा है कि कम से कम एक घात 2 की होनी चाहिए चर राशि। जी हाँ, दिख रहा है, ये बात तो हो रही है। लेकिन हमने इसके साथ भी क्या कहा कि इसके अलावा चर राशि की सबसे बड़ी घात 2 होनी चाहिए। क्या इसमें चर राशि की सबसे बड़ी घात 2 है? जी नहीं, सबसे बड़ी घात क्या है? 3 है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं? अगर मैं आपसे पूछता हूं x² + 5 = 0, क्या ये द्विघात समीकरण है? तो जी हाँ, ये द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसमें चर राशि की सबसे बड़ी घात कितनी है? 2 है। क्लियर? समझ गया? और इससे बड़ी घात वाला कोई पद इसमें मौजूद नहीं है। ठीक, ये भी द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसमें चर राशि की जो घात है वो 2 है और इससे बड़ी घात वाला कोई पद मौजूद नहीं। इससे छोटी घात वाला हो सकता है लेकिन इससे बड़ी घात वाला पद उसमें मौजूद नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? अगर मैं पूछूं कि x² + x = 0 और मैं पूछूं आपसे कि क्या ये द्विघात समीकरण है, तो आपका आंसर होना चाहिए यस, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बिकॉज क्यों? क्योंकि यहाँ पर x का घात कितना है? 2 है। क्लियर? और सबसे बड़ा घात चाहे का जो है वो कितना है? 2 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। बात समझ आई बेटा? तो 2 तरह से आप पहचान सकते हैं। परिभाषा अगर आपको देनी होगी तो वही बात, यदि किसी द्विघात बहुपद को 0 के बराबर कर दिया जाएगा तो जो समीकरण प्राप्त होगा वो द्विघात समीकरण होगा। लेकिन पहचानने के लिए ये जो बातें हमने आपको बताई हैं, यहाँ पर सिखाई हैं, उन पर आपको अवलोकन करना है। क्लियर हो गया? बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण की परिभाषा समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए अब हम लोग इसके बारे में थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। द्विघात समीकरण के में हमारे भारतीयों के द्वारा, हमारे पूर्वजों के द्वारा क्या योगदान है? हमारे पूर्वजों ने द्विघात समीकरण में बहुत अधिक योगदान दिया है और उसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण नाम आता है वो आता है श्रीधराचार्य का, जिन्होंने एक सूत्र दिया जिसे श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से जाना जाता है और उस सूत्र का उपयोग हम किसी द्विघात समीकरण को हल करने के लिए लगाते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये बात समझ आया कि नहीं आई? चलिए अब शुरू करते हैं आगे। अब देखिए यहाँ शुरू करते हैं प्रश्नावली। अगर आपसे कोई पूछता है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? द्विघात समीकरण का मानक रूप ax² + bx + c = 0। याद करो प्यारे बच्चों, मैंने ये भी कहा था, जैसे द्विघात बहुपद के बारे में कहा था कि जैसे यहाँ पर वहां पर भी कहा था कि द्विघात बहुपद के लिए a का मान 0 नहीं हो सकता, वैसे यहाँ पर भी आप कहोगे कि a का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो यदि आपसे कोई पूछता है कि बहुपद का मानक समीकरण लिखिए, तो आप क्या लिखोगे? ax² + bx + c = 0, बट a इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, लेकिन a 0 नहीं हो सकता। अब आप देखेंगे, मैं इस पर एकदम चर्चा कर देता हूं, बता दे रहा हूं, स्पष्ट बता दूंगा कि आपके मन में कोई शंका ना रहे। प्यारे बच्चों, अगर मैं लिखता हूं कि
x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं है, नहीं है ना? क्यों? इसमें चरराशि की सबसे बड़ी घात कितनी है? 1 है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। अगर इसको हम द्विघात समीकरण के मानक रूप में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 0x² प्लस x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्योंकि 0 में किसी का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, तो 0x² मतलब 0 हो गया, प्लस x हो गया, प्लस 5। अब अगर आप इसकी तुलना करें तो x² का गुणांक a है और यहाँ पर x² का गुणांक कितना है? 0 है, तो a इक्वल टू 0 आ गया कि नहीं आ गया? और जबकि हम क्या करें कि a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसलिए द्विघात बहुपद नहीं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बात समझ में आई कि नहीं आई? मुझे लगता है समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब देखिए, अगर हम पूछते हैं कि x² प्लस 7 इज इक्वल टू 0, अब अगर हम इसकी तुलना ऐसे करें तो देखिए क्या है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से अगर आप तुलना करें तो x² का गुणांक a है, यहाँ पर x² का गुणांक 1 है, तो a इक्वल टू 1। ये सारी बातें आपको बताई जा चुकी हैं द्विघात बहुपद में। इसीलिए हमने कहा था कि अगर आपने इन चीजों को सीख लिया तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। फिर x का गुणांक यहाँ पर b है, क्या इसमें x दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब b इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया, बताया जा चुका है। और यहाँ पर c अकेले है, यहाँ पर 7 अकेले है, तो c इक्वल टू हो गया 7। तो क्या देखा आपने कि a की वैल्यू आपको 0 मिली? जी नहीं, a की वैल्यू 0 नहीं मिली। इसका मतलब ये बता रहा है कि एक ऐसा समीकरण है द्विघात समीकरण है। प्यारे बच्चों समझ में आया? तो और देखिए आप, इससे मैंने एक चीज और आपको बताया है कि v इक्वल टू 0 है, यानी b इक्वल टू 0 हो जाए तब भी द्विघात समीकरण हो सकता है, c इक्वल टू 0 हो जाए तब भी द्विघात समीकरण हो सकता है, बट a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। लेकिन प्यारे बच्चों, सवाल कभी कभी फंसा देता है, क्वेश्चन क्योंकि बदल रहा है, पर जो है परिपाटी बदल रही है। अब आप रटे हुए हो कि a 0 नहीं होगा और b और c 0 होगा, और उसने क्या किया? क्वेश्चन घुमा दिया और इस तरह से cx² प्लस bx प्लस a इक्वल टू 0। अब देखा और आपसे पूछा, अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो क्या ये द्विघात समीकरण है, तो क्या बताओगे? द्विघात समीकरण नहीं है क्या? जी हाँ, द्विघात समीकरण है। और इसमें कौन 0 नहीं होगा? c 0 नहीं होना चाहिए। तो ये आपको जानना है, रटना नहीं है, बल्कि आपको ये जानना है कि द्विघात समीकरण में जो द्विघात वाला चर है उसके गुणांक को 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी रटने वाली बात नहीं है, यहाँ पर समझने वाली बात है, सीखने वाली बात है, और उस पर आपको अमल करना है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और चर्चा करते हैं प्रश्नावली जो है हम लोग प्रश्नावली 4.1 पर पहुंचते हैं और उन सवालों को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्नावली 4.1 क्या है? वो है, इसमें कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं। बताना है कि इसमें पता करना है कि क्या ये निम्न द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो पहला देखते हैं, तो क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into x minus 3, 2 into x minus 10। इतनी बात हो गई कि नहीं होगी? 2 into x minus 3। क्लियर? तो अब यहां से अगर इसको हल करें आप, तो यहां पर a है, यहां पर b मान लो, तो आप जानते हैं कि a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 3। ठीक? अब अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो एक छोटा सा a लिख लीजिए और यहां पर छोटा सा b लिख लीजिए। b हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर। क्या
लिखा हुआ ए स्क्वायर, ए की जगह पर क्या है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पर कितना है 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 ए की जगह पर कितना लिखेंगे एक्स लिखेंगे इंटू बी की जगह पर कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, तो 2x हो जाएगा और फिर 2 का मल्टीप्लाई होगा 3 तो x माइनस। अब यहां से एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 1 का 2x हो गया इज इक्वल टू 2x माइनस 6। क्लियर हो गया? अब अगर आप देखें तो यहां पर 2x से 2x क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। कौन से नियम से? कौन से नियम से? निरसन नियम से, कैंसिलेशन का। क्लियर हो गया? तो अब जो बचा उसको देखिए, जो बचा रहा है उसमें चरराशि की सबसे बड़ी घात कितनी है 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण ये हो चुका है। लेकिन अब चूंकि मानक रूप में लिखना है, मानक अगर मान लीजिए इसको मानक रूप यहीं से अगर आप जानना चाहें तो आप ये जान सकते हैं कि द्विघात समीकरण है, लेकिन चूंकि आप मानक रूप में रख करके उसको देखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं therefore x स्क्वायर प्लस 1 ये माइनस 6 इधर आ गया और प्लस 6 is equal to 0, therefore x स्क्वायर प्लस 7 is equal to 0। और अभी हमने बताया चरराशि की घात 2 होनी चाहिए और सबसे बड़ी घात 2 होनी चाहिए और 2 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पर दिख रहा है, इसलिए कैसा समीकरण है द्विघात समीकरण। क्लास 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 आ रही है। चलिए तो इतनी बात हो गई। अब हम लोग जो है इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब पहले का तीसरा देखिए, फर्स्ट का थर्ड देखिए क्या लिखा हुआ। तो फर्स्ट का थर्ड देखिए, अगर आप फर्स्ट का थर्ड क्या लिखा हुआ देखिए, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, दूसरे ब्रेक इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। क्लियर? बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो अगर आप इसको देखें तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो क्या मिलेगा x स्क्वायर, फिर x का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 1 से करेंगे तो कितना मिलेगा x समझा x, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस, और यहाँ पर माइनस है यहाँ पर क्या प्लस है, तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया -2 और x का मल्टीप्लिकेशन हो गया -2x। क्लियर हो गया बेटा? फिर यहाँ -2 का मल्टीप्लिकेशन किसमें होगा +1 में, -2 का गुणा किसमें होगा +1 में, माइनस यहाँ पर चिन्ह यहाँ पर प्लस है तो माइनस और प्लस का गुणा क्या हो गया माइनस हो गया, 2 और 1 का गुणा क्या हो गया 2 हो गया, तो 2 के 2 हो गया बराबर। अब यहाँ पर देखिए x और x का गुणा क्या हो गया x स्क्वायर हो गया, फिर x का गुणा 3 में करेंगे तो क्या मिलेगा 3x मिलेगा, जी हाँ मिलेगा। फिर -1 का गुणा x में करेंगे तो यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस है तो माइनस और प्लस का गुणा क्या हो गया -x हो गया, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस और प्लस का गुणा क्या हो गया -3 के कितना हो गया 3। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब इधर प्लस देखिए, अब इधर भी प्लस x स्क्वायर इधर भी प्लस x स्क्वायर कट गया, इसलिए हमसे निरसन कैंसिलेशन बताया चुका है। अब यहाँ से क्या लिखेंगे x और -2 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ x यहाँ पर -2x यहाँ पर 1 है यहाँ पर 2 है, तो 1 में से 2 घटाएंगे क्या मिलेगा -1 मिलेगा, तो -1x ना लिख करके क्या लिखेंगे -x और -1 इज इक्वल 3x -2, यहाँ भी एक यहाँ पर 1 यहाँ पर 3 में से 1 कितना मिलेगा 2x और माइनस कितना मिलेगा 3 मिलेगा। बात समझ आया कि नहीं? अब इसको और सॉल्व करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इसको इधर ले आइए क्या हो जाएगा -x और ये +2x से क्या हो जाएगा -2x। क्लियर? और ये इक्वल टू किससे हो जाएगा -3। अच्छा की तरफ एक तरफ वाली बात बता रहा है, तो -x चर है और 2x चर है, ये प्लस आगे लगा हुआ है कुछ नहीं, तो मतलब प्लस है कि नहीं,
पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा -3 और ये -2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +2। पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाता है। तो क्या मिला है हमेशा -x और -2x कितना हो गया -3x और ये इज इक्वल टू किसके हो जाएगा -3 + 2 कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। इधर भी माइनस उधर भी माइनस, क्या हो जाएगा प्लस हो गया। अब देयरफॉर 3x और ये +1 इधर क्या हो गया -1, 3x - 1 = 0। तो इसमें चरराशि की घात तो दिख रही है, नहीं दिख रही है, तो जब दिख ही नहीं रही है तो इसका मतलब द्विघात समीकरण। और यदि आप बुद्धिमान है तो यहीं से देख करके बता सकते हैं कि द्विघात समीकरण नहीं है। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, मुझे लगता है समझ में आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पहले का क्वेश्चन नंबर क्या है, चलिए देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पर, x + 2 का होल क्यूब, x + 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x × x² - 1, 2x × x² - 1। तो यहाँ पर होल क्यूब है, तुम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, a + b का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब + b क्यूब + 3ab ब्रैकेट में a + b। यहाँ पर छोटा सा a लिया, यहाँ पर छोटा सा b लिया। अब फिर फार्मूला लगाएंगे a क्यूब, a की यहाँ पर क्या है x है तो क्या हो जाएगा x क्यूब + b क्यूब, b की जगह पर कितना है 2 है, 2 का क्यूब प्लस 3ab तो 3a कितना है, a कितना है यहाँ पर x तो x लिख दिया, इंटू b कितना है 2 है, 2 लिख दिया, ब्रैकेट a की यहाँ पर कितना है x लिख दिया, फिर क्या लिखा हुआ प्लस लिख दिया, फिर क्या लिखा हुआ b की यहाँ पर कितना है 2 लिख दिया, फिर ब्रैकेट बंद किया हुआ है तो ब्रैकेट को बंद कर दिया और बराबर। अब 2x से गुणा किसने होगा x², तो 2 का 2 हो गया और x और x² का गुणा क्या हो जाएगा 2x³। अब इस 2x से गुणा इसमें भी होगा तो यहाँ पर कौन सी है प्लस का, यहाँ पर क्या है माइनस का, तो प्लस और माइनस से गुणा क्या हो गया माइनस, और 2x का जब 1 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 2x। वितरण नियम क्या भाई, कौन सा नियम है, वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूशन का, कौन सा ला डिस्ट्रीब्यूशन का। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। देखो x³ + 2 का क्यूब क्या हो गया 8, फिर 3 दूना 6x ब्रैकेट में x + 2, कोई दिक्कत तो नहीं है, और ये इक्वल किसकी हो गया 2x³ - 2x, दिक्कत तो नहीं है, इसलिए x³ + 8 + 6x का x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा 6x², फिर 6x का 2 में से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन प्लस 6 2 12 और क्या मिला x। क्लियर हो गया, और ये इक्वल टू किसको हो गया 2x³ - 2x। इतनी बात में आ रही नहीं होगी, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। पक्षांतर कर लीजिए सब लोग, एक तरफ कर लीजिए x³ + 8 + 6x² + 12x, क्लियर, प्लस 2x³ में क्या हो जाएगा -2x³,
प्लस, अब देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर है और कहीं लिख रहा है एक्स स्क्वायर नहीं लिख रहा है, तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे 6x स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब एक्स पर पहुंचेंगे, यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर 12x है, यहाँ पर 2x, तो 12 और 2 को जोड़ेंगे कितना मिलेगा 14x। क्लियर हो गया? अब क्या बचा 8 और ये इक्वल टू कितना हो गया 0। अब हमको बताना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो इसमें घात 2 तो दिख रहा है, लेकिन इसका सबसे बड़ा घात 2 नहीं दिख रहा है, बल्कि सबसे बड़ा घात कितना दिख रहा है 3 दिख रहा है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। यानी अगर घात सबसे बड़ी घात भी 2 हो तो वो द्विघात समीकरण होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। यहाँ पर चर राशि सबसे बड़ी घात 3 है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। लिखेंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसके जो और पार्ट छोटे हुए हैं उसको आपको लगाना है, समझना है। कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। बस आज इतना ही। कोई समस्या होगी बताइए। मुझे लगता है कि मैंने आपको समझा दिया है, फिर भी एक कोई क्वेश्चन रह जाएगा तो जरूर बताइए। धन्यवाद।